अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर हेडलाइंस। मैं हसन इफ्तिखार लेकर आया हूं आपके लिए दिन भर की खास खबरें। सबसे पहली खबर है जो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई झगड़े जो हैं वो दोबारा से शुरू हो गए हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल के ज़माने में आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ग्रोहबंदी का शिकार थी। वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे। एक जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का ग्रुप था और दूसरा जो उस वक्त के जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का ग्रुप था। अब हुआ यह है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बन गए। चीफ जस्टिस बनने के बाद उन्होंने पहला काम ये किया कि वो एक केस जिसमें पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया था कि अब जो केसेस हैं 184(3) के या जो भी डिफरेंट केसेस हैं जिनकी तारीखें मुकर्रर करनी है, जिनमें बेंचेस बनाने हैं, उन बेंचेस को बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से हटाकर 3 जो सीनियर जजेस थे उनको दे दिया जाएगा। जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब थे वो इस बात के बहुत बड़े सपोर्टर थे। उन्होंने इस वजह से पहले जो बेंचेस थे जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौरे इक़्तिदार में उस दौरान उन्होंने उन बेंचेस से अलहदगी इख्तियार की रखी और इसी तरह दूसरे जजेस ने भी उनका साथ दिया। अपने चीफ जस्टिस बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले उस केस की सुनवाई की और उसके अंदर फैसला हुआ और फैसला यही हुआ कि टॉप जो 3 जजेस हैं अदालत के सुप्रीम कोर्ट के वही केसेस को फिक्स किया करेंगे, बेंचेस को फिक्स किया करेंगे और बताया करेंगे कि कौन सा केस किस अदालत में लगना है। तो मसला पैदा हो गया है उसी वजह से, क्योंकि 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उन्होंने जब मिलकर बैठकर फैसला किया था तो उस फैसले के अंदर जो है एक मसला क्रिएट हो गया है और जिसमें तीसरे नंबर के जज हैं जो कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी बनने वाले हैं, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब। उन्होंने आज एक खत लिख दिया है। उनका एक खत मंजर आम पर आया है और ऑब्वियसली उनका मकसद ही ये था कि खत को पब्लिक किया जाए ताकि जो सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी लड़ाई है वो सबके सामने आ जाए। उस खत के अंदर उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने वादा किया था कि आप जो है बेंचेस तीनों लोगों की मर्जी से बनाएंगे और उस दिन जो हमारी मीटिंग हुई थी बेंचेस बनाने के लिए, जिसके मीटिंग मिनट्स भी आपने मेरी इजाजत के बगैर पब्लिक कर दिए, जिन पर मेरे दस्तखत भी मौजूद नहीं थे, उन मीटिंग के अंदर डिसाइड हुआ था कि जो 7 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उन पर मबनी एक बेंच बनाया जाएगा। जो वफाकी हुकूमत ने अपील दायर कर रखी है मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ, उसकी जो हेयरिंग होगी या उसकी जो समाअत होगी उसके लिए जो बेंच बनेगा वो 7 जो सीनियर मोस्ट जजेस साहिबान होंगे उन पर मुश्तमिल होगा। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने अपने खत में लिखा है कि आपने मुझसे वादा किया था कि तमाम सीनियर जजेस को पूछा जाएगा और अगर कोई जजेस अवेलेबल नहीं होंगे तो उनसे जो अगला सीनियरिटी में जज होगा उसको ले लिया जाएगा। लेकिन आपने अपनी मर्जी से एक ऐसा बेंच बना दिया जिसमें सीनियर मोस्ट जजेस को शामिल ही नहीं किया गया। और सिर्फ इसी बेंच पर एतराज नहीं है इजाजुल एहसन साहब को दूसरा केस जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी और कत्ल का जो केस है जो सुप्रीम कोर्ट में 14 सालों से पड़ा है, जब उसकी नए सिरे से सुनवाई होने लगी है तो उसके लिए भी जो चीफ जस्टिस साहब ने 3 रुकनी बेंच बनाया है, इजाजुल एहसन साहब ने उस पर भी एतराज़ किया और कहा कि इसके बारे में भी यही डील तय हुई थी, यही फैसला हुआ था कि टॉप जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे वो इस फैसले के इस केस के लिए बैठेंगे और फैसला करेंगे और अगर वो 3 जजेस अवेलेबल नहीं होंगे तो उनसे जो अगला सीनियरिटी में होगा उसको मौका दिया जाएगा। लेकिन आप इस बात से भी मुकर गए। ये खुलम खुला हमला है जस्टिस इजाजुल एहसन साहब की तरफ से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ऊपर। सब जानते हैं कि इजाजुल एहसन साहब जो हैं वो जस्टिस उमर अता बंदयाल के बेंच के हिस्से थे, उनका जो ग्रुप था उसका हिस्सा थे और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौरे हुकूमत में इन अ वे जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ही सुप्रीम कोर्ट चलाते नजर आए। आपको याद होगा कि पंजाब के अंदर इलेक्शन का जो केस था उसके लिए भी जस्टिस इजाजुल एहसन साहब के ही कहने पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस वक्त के जो थे उन्होंने मामला टेकअप किया था और फिर फैसला किया था। इसके अलावा आप देख सकेंगे कि तमाम के तमाम पाकिस्तान के अंदर जो पिछले दिनों में या पिछले तमाम 5-7 साल के अंदर जो सियासी नौयत के केसेस थे जिनके अंदर कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजंस दिए गए, चाहे वो पनामा का वर्डिक्ट था जिसके अंदर इजाजुल एहसन साहब बाद में मॉनिटरिंग जज भी मुकर्रर किए गए और अब जब नैब मुख्तलिफ अदालतों में जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होती है और कहती है कि हमें तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब की तरफ से ऑर्डर था इसलिए हमने ये रेफरेंस बनाया, रेफरेंस फाइल किया, तो वो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब की जो कारकर्दगी थी उसकी कली तो खोल ही देता है। लेकिन जस्टिस इजाजुल एहसन साहब बैक डाउन नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट की जो लड़ाई झगड़े हैं उनको वो पब्लिक में लाने पर मुसर हैं और आज भी उन्होंने ऐसी ही हरकत की है। आने वाले दिनों में जब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे तो वो क्या क्या गोल खिलाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि इजाजुल एहसन साहब जो है वो अभी भी उसी पिच पर खेल रहे हैं। इमरान खान साहब की वो पिच है और उनका मकसद यही है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का जो दौरे इक़्तिदार है या जो उनका सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का टाइम पीरियड है उसके अंदर कंट्रोवर्सीज ही क्रिएट करते रहें, कंट्रोवर्शियल मामला ही करते रहें। हैरत की बात है ये इजाजुल एहसन साहब जो हैं ये चीफ जस्टिस का इख्तियार 3 जो सीनियर जजेस हैं उनको देने के तो खिलाफ थे, लेकिन अब चूंकि वो आ चुका है तो उन्होंने अपने खत के अंदर वो कोर्ट भी किया है पार्लियामेंट की तरफ से पास करदा कानून जिसकी वो मुखालफत करते रहे पहले बेंचेस में बैठकर। लेकिन अब चूंकि वो पास हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि इसके तहत ही हमें काम करना होगा तो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने पहले कभी जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के बनाए हुए बेंचेस पर एतराज़ नहीं किया, क्योंकि हमेशा वो बेंचेस जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बनाते थे वो अपने फेवरेट्स को लेकर बनाते थे और इजाजुल एहसन साहब तकरीबन 99% जो बेंचेस थे उनका हिस्सा होते थे। लेकिन अब चूंकि उनको अहम केसेस के अंदर हिस्सा नहीं बनाया जा रहा तो वो अपनी लड़ाई को खुलकर पब्लिक में ले आए हैं।
प्रोग्राम की दूसरी जो खबर है वो है बिलावल भुट्टो जरदारी से मुतल्लिक। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो सियासत में अपना नाम पैदा करना चाहते हैं, अपनी एक मुकाम बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका जो तशख़्ख़ुस है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की तरह हो और वो आसिफ अली जरदारी के बेटे के तौर पर सियासत ना करें, शरीक चेयरमैन के तौर पर ना करें, बल्कि अपने फैसले खुद ले सकें। और ये बहुत खुलकर खेलने की जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ख्वाहिश है ये काफ़ी पुरानी है, ये आज की नहीं है। वो पहले भी अपने दोस्तों और अपने अहबाब के साथ ये गिला करते रहे कि उनके वालिद साहब ने उन पर काफ़ी कदगन लगा रखी है, जिसकी वजह से वो खुलकर सियासत नहीं कर सकते। लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फैसला कर लिया है कि वो खुलकर सियासत करेंगे और उन्होंने हमला कर दिया है न सिर्फ इमरान खान पर बल्कि नवाज शरीफ साहब पर भी। उन्होंने अपनी एक तकरीर के दौरान ये कहा कि 4-4 दफ़ा बारियां लेने वाले जो हैं वो भी मुल्क की तकदीर नहीं बदल सके। अब मुल्क की तकदीर बदलने के लिए बिलावल भुट्टो मैदान में आ चुका है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो ये सब कुछ खुद कर रहे हैं या ये पीपल्स पार्टी की किसी ग्रेटर गेम का हिस्सा है जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब गुड कॉप हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बैड कॉप। बहुत सारे जो तजियाकार हैं वो यही कहते नजर आ रहे हैं कि दोनों बाप बेटे की मिली भगत है। लेकिन हम आपको ये भी बताते चलें कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं उन्होंने अपने बेटे के लिए बहुत सारी मुश्किलात तो खुद खड़ी कर दी हुई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के साहब के बारे में जो आसिफ जरदारी साहब हैं वो बारहा ये कहते पाए गए हैं कि बिलावल अभी बच्चा है, उसको दुनिया की इतनी समझ नहीं है, उसको सियासत की समझ नहीं है और वो जो सही फैसले है वो अभी नहीं कर पाता। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वालिद साहब जब इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे और वो उनको ऐसा महसूस होगा कि वो खुद ही अपने बेटे की सियासत को और उसको सीरियस नहीं लेते या उसकी लीडरशिप को सीरियस नहीं लेते, तो बाकी जो अवाम है वो किस तरह उनको सीरियस लेगी। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अपने वालिद के साए से निकलकर किस तरह अपनी जो शनाख्त है खुद बनाएंगे ऐसी सूरत में जबकि उनके वालिद साहब उनकी की गई बातों के बयान या उनके दिए गए बयानात जो हैं उनके जवाब में बयानात देते और दागते नजर आ रहे हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह है कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुस्लिम लीग नून पर तनकीद की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद की, तो मुस्लिम लीग नून ने भी यही बात कही जो मैंने आपको भी बताई है कि उन्होंने कहा कि जिस शख्स को उसका बाप सीरियस नहीं लेता हम उसके सियासी बयानात का क्या जवाब दें। अब ये जरदारी साहब जो हैं अगर वो चाहते हैं कि उनके बेटे की जो सियासी करियर है उसको परवान मिल सके या वो परवान चढ़ सके और वो आगे तरक्की कर सके, तो उनको इस बात को बड़ा ज़रूरी बनाना होगा कि वो अपने बेटे को फ्री हैंड दें, उसको अपनी मर्जी की सियासत करने दें। आपको याद होगा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी नौजवान थी और उन्होंने तमाम अंकल से पार्टी की जान चढ़वाई और उसके बाद वो एक कामयाब लीडर के तौर पर उभरी। उनको मौका मिला अपनी जो सलाहियात थी, जो अपनी सलाहियतें थी उनको दिखाने का। अकेले जब वो आई और उन्होंने अपने जो सीनियर जो अंकल्स थे उनसे जान छुड़ा ली। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी शायद वक्त आ गया है कि वो अपने सीनियर अंकल से जान छुड़ा लें और अपनी पार्टी को खुद लीड करने की कोशिश करें। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग की और उनके लिए जो इस वक्त डायलेमा मौजूद है उसके बारे में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ख्याल था कि पाकिस्तान के अंदर 2024 में जब इंतखाबात होंगे, फरवरी में होंगे, तो वो भारी अक्सरियत से सीटें जीत जाएंगे। उनको जो इस वक्त बंदे हैं जो उनके टिकट होल्डर्स हैं या टिकट के लिए जो दरखास्तें हैं वो भी हर सीट के ऊपर पंजाब में स्पेशली सूबाई असेंबली की सीट के ऊपर दर्जनों से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं और उन दर्जनों के अंदर या दर्जन भर जो बंदे हैं उम्मीदवार हैं एक एक सीट के लिए, उसमें 5 या 7 उम्मीदवार जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के कैंडिडेट्स हैं जिनके जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इससे आज से हफ्ता 10 दिन पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो वाहिद मुश्किल थी या वाहिद मुश्किलात जो उनको नज़र आ रही थी वो ये थी कि इन 5 लोगों में से किसी एक शख्स का फैसला कैसे किया जाए जिससे बाकी 4 जो हैं वो नाराज़ ना हो जाएं और वो पार्टी के खिलाफ आज़ाद इलेक्शन लड़ने ना चले जाएं या पार्टी का वोट बैंक ना तोड़े। लेकिन अब इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसके साथ एक मसला और भी नज़र आ रहा है और वो ये है कि जब वो अवाम में जा रहे हैं, वोट मांगने जा रहे हैं, तो वहाँ पर इमरान खान साहब का सहर अभी भी मौजूद है। इमरान खान साहब का झूठ था या सच था, जो भी उनका बयानिया था वो अवाम में बिक चुका हुआ है। और उसके अलावा जो महंगाई का दौर था 16 माह का, अवाम उसको अभी तक भूले नहीं। PDM हुकूमत ने जो पाकिस्तान की अवाम के ऊपर महंगाई के पहाड़ तोड़ दिए थे, अवाम अभी तक उसको भूल नहीं पाए। तो जिस हल्के में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग जा रहे हैं वहाँ ज़्यादातर तो उनको डिसअपॉइंटमेंट का सामना ही है। ऐसी सूरत हाल में जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी अब वापस आने के लिए, अपनी इक़्तिदार में वापस आने के लिए तमाम जो समझौते हैं वो कर चुके हैं। उन्होंने वादा कर लिया है कि वो 2016, 17, 18 के अंदर जो कुछ हुआ उसके जो लोग हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा फील होता है कि ये एक और घाटे का सौदा है जो मुस्लिम लीग नून ने कर लिया है या करने जा रही है। पहला घाटे का सौदा 2022 के अप्रैल में था जब उन्होंने हुकूमत ली थी। उस वक्त उनको असेंबलियाँ तहलील कर देनी चाहिए थी और इलेक्शन के लिए चले जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने 16 माह की हुकूमत का जो था सब कुछ वो अपने गले में डालकर फिरते रहे और ढोल जो था आज वो पीटना पड़ा है। और अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर वो जहाँ भी जाते हैं, स्पेशली पंजाब के अंदर वो जहाँ भी जाते हैं, वहाँ पर उनको उस तरह का पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिल रहा जिस तरह का उनका ख्याल था कि नवाज शरीफ के आने के बाद उनको मिलेगा। इसलिए आप देखेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपना जो किया हुआ समझौता है उससे भी शायद वापस होते हुए नजर आ रहे हैं। मियाँ साहब की जो पिछले 3-4 दिनों की गुफ्तगू है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, जो उन्होंने अपनी पार्टी के लीडरशिप से गुफ्तगू की है और जो खबरें बाहर आई हैं, उससे ऐसा ही फील होता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी मुफाहमत की बजाय मज़ामत की तरफ दोबारा वापस जाना चाहते हैं। लेकिन क्या
क्या ये ऑन और ऑफ स्विच है जिसके बारे में कभी आपने ऑन कर दिया और आप मज़ामती बन गए और कभी आपने ऑफ कर दिया और आप मफामती बन गए? क्या पाकिस्तान की अवाम इसको कबूल करेगी? क्या पाकिस्तान की अवाम, पंजाब की अवाम, पंजाब का जो वोटर है, स्पेशली मुस्लिम लीग नून का वोटर जो कि वोट को इज्जत दो के नारे के लिए था 2016 से 17 तक, वो मियां नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करता रहा इस बुनियाद पर कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने मियां नवाज शरीफ को निकालने की साजिश की है। आज मियां नवाज शरीफ साहब उसी इस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ इक़्तिदार में वापस आना चाहते हैं। क्या पाकिस्तान का जो वोटर है, मुस्लिम लीग नून का वोटर है, वो इस बात को कबूल करेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात बहरहाल मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।